हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमपी कांस्टेबल एग्जाम का एनालिसिस लेकर आपके लिए आ चुके हैं। 7 फरवरी गाइस फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के दोनों के क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं इस वीडियो में। और गाइस जो क्वेश्चंस मिले हैं वो हम आपको बता दें, फर्स्ट शिफ्ट के 34 क्वेश्चन हमें मिले हैं और सेकंड शिफ्ट के 29 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा आपको बता दें, चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जितने टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी टॉपिकों के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में मध्य प्रदेश में कोयले की सर्वाधिक मोटी परत कहां पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका इससे पहले भी पूछा जा चुका है, सिंगरौली में ये पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहां पर है मध्य प्रदेश का, तो ये सोहागपुर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मोटी परत कहां पर पाई जाती है, तो सिंगरौली जिले में पाई जाती है। कोयला क्षेत्र में देश की सबसे मोटी तथा विश्व की दूसरे नंबर की सबसे मोटी परत है ये सिंगरौली में, 136 मीटर ये इसकी मोटाई है। कोयले की जो परत है ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पाई जाती है। इससे 2 बार क्वेश्चन आपका बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज केसल भवन कब और किसने बनवाया था। गाइस, जॉर्ज केसल भवन के बारे में एक दिन और पूछा था आपसे। उस दिन आपको सारी डिटेल हमने बता दी थी, किसने बनवाया था, कब बनवाया था, किस लिए बनवाया था, क्या क्या चीजें हुई थी, वो सारी हमने बता दी थी आपको। अगर वो वीडियो आपने देख लिया था तो यहाँ से 1 नंबर आपका बढ़ गया होगा। जॉर्ज केसल भवन कब और किसने बनवाया था, तो शिवाजीराव सिंधिया ने बनवाया था 1911 में। क्यों बनवाया था? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है ये। माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी में, इसी में आपका स्थित है। इसी एक पहाड़ी है यहाँ पर, इस उच्चतम जो बिंदु है यहाँ का माधव नेशनल पार्क का, करीबन इसकी ऊंचाई है 1597 फीट। अगर मीटर में देखें तो 484 मीटर इसकी ऊंचाई है। यही एक पहाड़ी पर ये जॉर्ज केसल नामक भवन बना हुआ है। और इस भवन को 1911 में शिवाजीराव सिंधिया ने बनवाया था। किसके लिए? तो इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए थे एक रात ठहरने के लिए और शिकार करने के लिए, बाघों का शिकार करने के लिए आए थे। तो इनकी एक रात की व्यवस्था के लिए, एक रात के इनके ठहरने के लिए इस भवन को बनवाया था शिवाजीराव सिंधिया ने। ध्यान रखिएगा, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला मैच कब खेला गया। देखिए, कल क्वेश्चन बना था कि कैप्टन जो रूप सिंह स्टेडियम है, इसमें पहला मैच किसके किसके बीच में हुआ था। आज क्वेश्चन बना है कि पहला मैच कब खेला गया था। 1988 में खेला गया था। ध्यान रखिएगा, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 22 जनवरी 1928 को खेला गया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित और क्रिकेट का ये स्टेडियम है। स्टेडियम में अब तक 12 अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों की मेजबानी की जा चुकी है। और यह पहला जो मैच हुआ था भारत और वेस्टइंडीज के बीच में हुआ था 22 जनवरी को 1988 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा। तो भारत में किया जाएगा 2023 के वर्ल्ड कप का आयोजन। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो है 2023 में भारत में की जाएगी। आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 9 फरवरी 2023 से 26 मार्च 2023 तक इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2024 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहां होगा या कहां पर आयोजित किए जाएंगे। तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे आपके 2024 के ओलंपिक गेम्स। आगामी जितनी भी प्रतियोगिता है उनसे अच्छे से आप रट लीजिएगा। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, उनके ऊपर हम वीडियो भी आपको दे चुके हैं, जीके के जुगाड़ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। जितनी भी रैंकिंग है आपकी सूचकांक वगैरह, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। हम हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर रैंकिंग सूचकांक आपको करवा चुके हैं, थोड़े से टाइम पहले करवाया था, बट करवा दिया था पूरा। आप वहां पर जाकर इसको देख लीजिएगा। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन 2021 में भारत का जो है 7वां स्थान मिला है भारत को। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में 7वें पायदान पे। 2020 की पूछे तो इसमें 5वें नंबर पर भारत था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की अगर पूछे तो ये 10वें नंबर पर भारत का इसमें स्थान आता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि भारत में बिना मीनार की जामा मस्जिद कहां पर है। ये चंदेरी अशोकनगर में है। भारत में बिना मीनार वाली जामा मस्जिद ये है। और भारत में बिना जो मीनार से निर्मित एकमात्र जामा मस्जिद है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में चंदेरी की जामा मस्जिद 3 संगमरमर गुंबद में है। और अन्य सभी मस्जिदों की तरह इसमें मीनार नहीं है। इस जामा मस्जिद की नींव गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल के दौरान रखी गई थी। तो ध्यान रखिएगा किसके शासनकाल के दौरान इसकी नींव रखी गई थी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डिटेल में से आ रहे हैं। हर दिन क्वेश्चन जो बन रहे गाइस, देखिए कल जो क्वेश्चन बने थे उसी में से पूरे क्वेश्चन आज निकल कर आ रहे हैं। थोड़े से वहीं से जो टॉपिक है वही है, क्वेश्चन भी वही है पूरा, बस उसमें से जो एक्स्ट्रा डिटेल हम आपको बता रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस ज्यादातर आपके बने हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, मस्जिद पत्ती अलंकरण, सजावट और पुष्प की और ज्यामितीय स्वरूप है इस मस्जिद का। मस्जिद में 200 लोग की क्षमता है और इस क्षेत्र की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है ये आपकी चंदेरी की जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन है आपका कि अजय चौधरी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। 2011 में अजय चौधरी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जबलपुर के ये रहने वाले हैं अजय चौधरी, जबलपुर निवासी है। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी HCL के सह संस्थापक है अजय चौधरी। व्यवसाय और उद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2011 में भारत की राष्ट्रपति थी उस टाइम पर प्रतिभा देव सिंह पाटिल, इन्होंने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और अजय चौधरी जबलपुर नगर निगम के पूर्व आयुक्त स्वर्गीय जय कृष्ण चौधरी हबीब के पुत्र हैं। इनका संबंध जबलपुर जिले से है। HCL के 6 संस्थापक सदस्यों में से ये एक है। इनका नाम आप याद रखिएगा, अजय चौधरी। नेक्स्ट है, राजगांठ बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर है आपका राजगांठ बांध। और ये बेतवा नदी पर आपको याद होगा, ये बेतवा नदी यमुना की एक सहायक नदी है। राजघाट बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक अंतर राज्य परियोजना है।
अगला क्वेश्चन बना है कि जबलपुर जिले की लोकप्रिय रबी की फसल कौन सी है। देखिए आपको ऑप्शन मिले थे जौ, सरसों, हरा मटर और तिल। तो इनमें जो हरा मटर है ये जबलपुर जिले की लोकप्रिय रबी की फसल है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है और जिसको एमपीसी बोलते हैं, भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारित को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को 27 जून 2016 को मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी को सौंप दिया गया है। ये चीजें रही मौद्रिक समिति नीति के बारे में, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता है या मध्य प्रदेश का त्योहार नहीं है। तो दुर्गा पूजा ऑप्शन में मिला था, ये पश्चिम बंगाल का है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। दुर्गोत्सव, इसको शारदोत्सव भी बोला जाता है, दक्षिण एशिया में मनाए जाने वाले एक हिंदू पर्व है। ये हिंदू देवी दुर्गा की पूजा इसमें की जाती है और 6 दिनों तक ये चलता है, जिसमें महालय षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी के रूप में इसको मनाया जाता है। 6 दिनों तक ये पर्व चलता है। दुर्गा पूजा को मनाए जाने की जो तिथि है ये पारंपरिक हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल रहती है और इस पर्व से संबंधित पखवाड़े को देवी पक्ष, देवी पखवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बना है कि लाल किला कहां पर है। लाल किला दिल्ली में है, आपका पुरानी दिल्ली इलाके में स्थित है लाल किला और लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया था लाल किले को। ध्यान रखिएगा, किले को लाल किला इसलिए बोला जाता है क्योंकि लाल रंग की दीवारें इसकी है, इसीलिए इसको लाल किला बोला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आप ये याद रखिएगा कि ये जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 1638 में इसका निर्माण करवाया गया था, यानी इसकी निर्माण की शुरुआत करवाई गई थी 1638 में। और भारत के इस भव्य जो लाल किला है इसका निर्माण 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला था निर्माण, इसके बाद में ये कंप्लीट हो चुका था। तो 38 में स्टार्ट हुआ था और 48 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका कि डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ है। धार जिले में स्थित है डायनासोर जीवाश्म उद्यान और मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है। साथ ही इसका क्षेत्रफल पूछा जाए 0.89 यानी 89 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की 2010 में स्थापना की गई थी। और गाइस सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहेगी आपकी कि यहाँ पर जो है 6.5 यानी 6.5 करोड़ वर्ष पुराने प्राचीन और दुर्लभ डायनासोर जीवाश्म के यहाँ पर अंडे प्राप्त हुए हैं। डायनासोर जीवाश्म के अंडे भी यहाँ पर रखे हैं, इनके जीवाश्म यहाँ पर मिले हैं डायनासोर के। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका कि T20 मैच हाल ही में कहाँ हुआ था। देखिए अभी हाल ही में हुआ था संयुक्त राज्य जो संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पर और ओमान में आपका हुआ था। T20 मैच हाल ही में हुआ था 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, 7वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो टूर्नामेंट था ये आपका संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में हुआ था। 17 अक्टूबर 14 नवंबर 2021 के बीच में ये खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि धूपगढ़ की चोटी किस जिले में स्थित है। होशंगाबाद जिले में आती है धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियां जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है यहीं पर बनी हुई है, बसी हुई है और मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु ये है। पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है ये आपका धूपगढ़ और इसकी ऊंचाई 1352 किलोमीटर है, माफ कीजिएगा 1352 मीटर है। तो 1350 भी इसको जाना जाता है। 4429 फुट इसकी फुट में अगर आपसे पूछ जाए तो ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है द वॉल किसका उपनाम है। देखिए ये क्वेश्चन बना है कि दी वॉल के नाम से किसे जाना जाता है। राहुल द्रविड़ दी वॉल और मिस्टर भरोसेमंद के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है भारत फर्स्ट अनाज एटीएम जो है किसे कहा जाता है। देखिए भारत फर्स्ट अनाज एटीएम की शुरुआत की गई है गुरुग्राम हरियाणा में और हरियाणा गुरुग्राम में इसको हरियाणा जो सरकार है इसने स्थापित किया है। भारत का पहला अनाज एटीएम ये है अन्नपूर्ति, एक पायलट परियोजना के रूप में गुरुग्राम के फर्रुख नगर में 14 जुलाई 2021 को हरियाणा सरकार द्वारा अनाज एटीएम मशीन स्थापित की गई है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका आया। एक क्वेश्चन बना है कि दुर्गाबाई देशमुख किस राज्य से हैं। आंध्र प्रदेश से संबंधित है दुर्गाबाई देशमुख। देखिए दुर्गाबाई देशमुख जो है भारत की वह स्वतंत्रता सेनानी है, सामाजिक कार्यकर्ता है और भारतीय संविधान सभा के लिए चुने जाने वाली महिला है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री चिंतामणिराव देशमुख की पत्नी ये थी दुर्गाबाई देशमुख। नाम आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में स्वाधीनता समर में सर्वप्रथम कूदने वाली महिला दुर्गाबाई का जो जन्म हुआ 15 जुलाई 1919 को राजमंड्री जिले के काकीनाडा नामक स्थान पर हुआ था और इनका नाम आप याद रखिएगा स्पेशली दुर्गाबाई देशमुख। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 9 मई 1981 को उनका निधन हो गया। तो ये चीजें भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड, जैसे कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं लगातार। इसी तरह गाइस अगर हम बात करें कि आपका साइंस में कौन सा क्वेश्चन बने हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से रिलेटेड का कार्य किन पौधों में के द्वारा किया जाता है। तो ये दलहन की जो फसलें होती है इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण से रिलेटेड ये होते हैं। दलहन फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में मदद करती है। जीवाणु उन दलहन फसलों की ग्रंथि में मौजूद होते हैं जहां नाइट्रोजन निर्धारण की प्रक्रिया बैक्टीरिया द्वारा की जाती है और उत्पादित NH3 को पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो ये जो सभी प्रोसेस होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि कौन सा वायु प्रदूषण हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन में अधिक तेजी से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल इसका होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। आज सुबह ही हमने ये वीडियो दिया है विटामिन वाला,
नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लगातार यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन बनाए और सेकंड शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन बनाए। तो उस वीडियो में हमने उनसे कमी से ये कौन सी बीमारी होती है, विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन किसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तीनों चीजें उसमें कवर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि मच्छर से कौन सी बीमारी नहीं होती है। देखिए मच्छर से कौन सी बीमारी नहीं होती है, ये आपको ऑप्शन में मिले थे, पता नहीं क्या ऑप्शन आपको मिले थे, बट मच्छर से जो बीमारी होती है वो हम आपको बता दें, मलेरिया, डेंगू बुखार, येलो बुखार और इंसेफेलाइटिस और चिकनगुनिया, ये जो बीमारियां होती है ये मच्छर के काटने से होती है। एक क्वेश्चन बना है कि आटे को टाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इस टाइप से कोई क्वेश्चन था, उसमें एग्जैक्ट आंसर जो ऑप्शन थे वो नहीं मिल पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि किसके पास मनुष्य की तरह फेफड़े होते हैं। ये मछली के पास होते हैं मनुष्य की तरह फेफड़े। एक क्वेश्चन बना है कि गंगा नदी का प्रदूषण स्तर कैसा है, मध्यम है, उच्च है, लो है, किस तरह का जो स्तर है गंगा नदी का है। तो ये आपका क्वेश्चन मिला था, इसमें मध्य, उच्चम या निम्न इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि किसका उपयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो ये गुड़ होता है गाइस, गुड़ का उपयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। चीनी का सबसे बेहतरीन विकल्प गुड़ होता है, ये याद रखिएगा। गुड़ को हर उस चीज में मिठास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आप चीनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है। इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एक क्वेश्चन बना है कि पदार्थ के व्यवहार को क्या कहते हैं। इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। इसके अलावा एक उपकरण पिंड की विद्युत आवेश का किससे पता लगाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते प्रदूषण का कारण क्या है, ये आप सभी को बताइए। प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है दिनों दिन, इसका तो आप आसानी से लगा सकते हैं, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। मुख्य धातु नहीं है, मुख्य धातु नहीं है या मुख्य धातु नहीं है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। इसके अलावा गाइस हेराल्ड क्लेटन पूरे इस टाइप से कोई नाम था और इन्होंने किसकी खोज की थी, इस टाइप से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 34 क्वेश्चन हमें मिले थे गाइस, लगभग साइंस के भी सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं और जीके के भी सभी क्वेश्चंस मिल चुके थे हमें। तो इस हिसाब से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आपका पैटर्न क्या है, किस टाइप से और किस लेवल से, किस टॉपिक से आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम डेली वाइज का जो एनालिसिस करते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। तो इन एनालिसिस को आप जरूर से देखा करें, 10 से 15 मिनट का टाइम निकालकर इनको पूरा अच्छे से स्टडी किया करें। कोई पॉइंट अगर छूट जाता है तो उसको आप खुद बुक्स से कवर किया करें, बुक्स या वीडियो से, जो कि हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन बना है कि ऐशबाग स्टेडियम से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टेडियम को एक नजर आप देख लीजिएगा। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है, तो ये भोपाल में स्थित है। ऐशबाग में कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं, आयोजित होते हैं, जिनमें से हॉकी के लिए ऐशबाग प्रमुख और प्रसिद्ध है। यह स्टेडियम 1931 में बनकर तैयार हुआ था। ऐशबाग खेल मैदान में दर्शक क्षमता 15,000 है। अभी आपसे पूछा गया था होलकर स्टेडियम की कितनी क्षमता है, तो गाइस याद रखिएगा ऐशबाग जो खेल मैदान है 15,000 दर्शक क्षमता है इसकी। 2002 के बाद स्टेडियम की देखरेख न होने की वजह से खराब हो गया था। 2009 में मध्य प्रदेश शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने भोपाल हॉकी एसोसिएशन की सहमति से स्टेडियम में करोड़ों रुपए खर्च कर एस्ट्रो टर्फ बिछाई थी। तो एस्ट्रो टर्फ की जो सुविधा है ये किस स्टेडियम में देखने को मिलती है, तो ये आपका ऐशबाग स्टेडियम में है। इसके अलावा 2009 में स्टेडियम में नवनिर्मित पाली घास भी बोला जाता है, एस्ट्रो टर्फ बिछाई जाती है। तो पाली घास भी इसका ऑप्शन में आपको मिल सकता है। इसके अलावा तेज रोशनी वाली फ्लाइट सिस्टम या फ्लाइट लाइट जो है ये किस स्टेडियम है, तो ये भी यही स्टेडियम है, इसका नाम 2009 में किया गया था, स्पेशली याद रखिएगा। यह विश्व श्रृंखला हॉकी टीम भोपाल बादशाहों का घरेलू स्थल है। अब्दुल्लागंज गोल्ड हॉकी कप टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है, जो कि यहीं पर आयोजित किया जाता है ऐशबाग स्टेडियम में। तो ऐशबाग से रिलेटेड पूरी डिटेल यहाँ पर हमने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, कोई आपको लोक नृत्य दे रखा था और उसमें पूछा था कि ये लोक नृत्य जो है किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो देखिए हमें वो तो नहीं मिला है, ऑप्शन भी सही नहीं मिल पाया, बाकी हमने पूरा मेंशन कर दिया। भड़म नृत्य और सेतम नृत्य, ये जो दोनों नृत्य है ये भारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बेगा जनजाति के द्वारा कौन सा है, तो बरदौनी नृत्य, दादरिया और दशहरा, ये जो नृत्य है ये बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसी तरह सहरिया जनजाति के द्वारा लहंगी नृत्य किया जाता है। मोरिया जनजाति के द्वारा हुल्की नृत्य किया जाता है। साथ ही कोरकू जनजाति के द्वारा थापटी नृत्य और डाडल नृत्य, ये नृत्य कोरकू जनजाति करती है। इसी तरह अटारी जो नृत्य है ये भूमिया बेगा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो आई थिंक यहीं से आपको क्वेश्चन मिला होगा, अगर कोई और था तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इनको तो आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है गाइस कि सिपरी किस जिले का प्राचीन नाम है। देखिए प्राचीन नाम से क्वेश्चन बन चुका है, हमने वीडियो तैयार कर लिया है, बस आपको इसको अपलोड करना बाकी है। तो ये कल तक ये वीडियो हम आपको दे देंगे, आप अच्छे से इसको रट लीजिएगा। प्राचीन नाम वाले सिपरी किस जिले का प्राचीन नाम है, तो सिपरी जो है ये यहाँ पर हमने यही मेंशन कर दिया, शिवपुरी जिले का प्राचीन नाम है सिपरी। आपका शिवपुरी जिले का प्राचीन नाम है सिपरी, ध्यान रखिएगा। तो शिवपुरी को पहले सिपरी के नाम से जाना जाता था। इस जगह का इतिहास मुगल काल से है, तो मुगल काल से संबंधित रहा है शिवपुरी। और शिवपुरी के घने जंगल एक समय में शाही शिकार के मैदान थे। इस शहर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। 1804 तक यह शहर कछवा राजपूतों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में सिंधिया राजवंश द्वारा इस पर शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आत्मनिर्भर भारत के तहत कि आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश रोड मैप तैयार किया गया है 2021, ये मध्य प्रदेश में कब लॉन्च किया गया। गाइस ये हमारी एमपी स्पेशल करंट अफेयर जो हमने लॉन्च किया था उसमें पूरी डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को कवर किया था हमने। 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के अनुरूप ही मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने अपना रोड मैप तैयार किया है।
12 नवंबर 2020 को भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन किया था। कार्यक्रम में सांसद विष्णु दत्त शर्मा, वीडी शर्मा जो कि सांसद है और बीजेपी के अध्यक्ष है, एमपी बीजेपी के, साथ ही भारत सरकार के नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अमिताभ कांत, ये भी इसमें शामिल हुए थे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश रोड मैप है 2023, इसके बारे में ये डिटेल है, एक बार थोड़ा सा आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो किस जिले में आता है? खजुराहो छतरपुर जिले में आता है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो में आपके काफी सारे मंदिर हैं और इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। 950 से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। आप एक बात जरूर याद रखिएगा, खजुराहो को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये पॉइंट देख लीजिएगा। निर्माण किसने करवाया? देखिए यहाँ पर एक कंदरिया महादेव का मंदिर है जिसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था। 950 से 1050 के बीच में ये मंदिर जो कि बनाए गए थे। इसके अलावा अभी वर्तमान में कितने मंदिर यहाँ पर बचे हुए, पहले कितने मंदिर थे, ये 2-4 चीजें जो है खजुराहो से रिलेटेड आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आप बन जाए। क्लियर है? बाकी हम गाइस कोशिश करते हैं कि वीडियो आपको ज्यादा लंबा ना दे, वीडियो छोटा से छोटा रहे, बट इतनी ज्यादा डिटेल अगर हम आपको बताते हैं तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी होता है। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम वीडियो आपको जो कि कम से कम टाइम वेस्ट आपको इस वीडियो में करना पड़े और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको पता चल पाए, तो उसी पर ध्यान रहता है। इसीलिए थोड़ी सी स्पीड जो है फास्ट कर देते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। तो आप थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर सकते हैं, अगर दिक्कत है आपको तो स्पीड थोड़ी स्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कितना गुना अधिक है, ये क्वेश्चन आपका बना है। देखिए 2 गुने के लगभग है, ये 2 गुने के लगभग है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो ऊंचाई है ये 93 मीटर फुट है, 93 मीटर। क्लियर है? और अगर आपका पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, तो इससे लगभग डबल है हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो 2 गुनी हमारा सही जवाब रहेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन चुका है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। भारतीय राज्य गुजरात में ये आपका स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो नर्मदा नदी के एक टापू है, यहीं पर यह बना हुआ है ये स्मारक। और ये नदी, ये जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई जो है 182 मीटर है और फीट में पूछा जाए तो 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो मूर्ति है चीन की स्प्रिंग टेम्परल बुद्ध है, जिनकी आधार के साथ कुल जो ऊंचाई है 153 मीटर है और फुट में पूछा जाए तो 502 फुट है। अब बात करते हैं हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है, तांबे की ये बनी हुई है और इस मूर्ति की ऊंचाई 93 मीटर है। ध्यान रखिएगा 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 554 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। तो ये डिटेल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि 1859 में दादा भाई नौरोजी के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी 1859 में दादा भाई नौरोजी के अनुसार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे गहरा महासागर। 14,020 फीट यानी 4,820 मीटर की औसतन गहराई के साथ दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर होने के अलावा प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा बिंदु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, कि इसमें कौन सा जो जीव है या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो है कौन सा जीव संरक्षित नहीं है। अब क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला है, ऑप्शन भी नहीं मिले, ऑप्शन मिलते तो काफी हेल्प हमारी हो जाती। देखिए हम पूरी चीजें आपको बताते हैं। मांसाहारी वन्य प्राणी जैसे शेर, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, भेड़िया, नेवला, सिवेट, केट इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा शाकाहारी प्रजातियों की बात करें तो मोर, नीलगाय, सांबर, चीतल, चेसिंगा, इसके अलावा चिंकारा, जंगली सुअर, ये सभी इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड कहा जाता है। लुडियार्ड किपलिंग की भारत के जंगलों पर आधारित कथा यहीं से प्रेरित मानी जाती है। द जंगल बुक, तो इस क्षेत्र का संबंध रहा है इससे जंगल बुक से, जिसके प्रमुख पात्र का नाम मोगली है। इसके बारे में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है वर्षा वर्मन, कि वर्षा वर्मन को एकलव्य पुरस्कार कब मिला था? 2013 में वर्षा वर्मन को एकलव्य पुरस्कार दिया गया था। वर्षा वर्मन का संबंध शूटिंग से है। इनका जन्म 1 जून 1994 को हुआ था। कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और एकलव्य पुरस्कार से इनको 2013 में सम्मानित किया गया। इसके अलावा विक्रम पुरस्कार 2015 में इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन बना है कांग्रेस की स्थापना से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई, जो कि वर्तमान में मुंबई है, इस यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस की 28 दिसंबर को 1885 में। तो ये डेट आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। अध्यक्ष कौन थे, क्या थे, क्या चीजें हुई थी, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा पहले वाला जो रिवीजन था हमारा, जब क्वेश्चन आया था उसमें भी हमने पूरी डिटेल डाली थी। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा इसका शुभंकर था। मिराई तोबा और सोमाइटी, अब इनमें से दोनों में से क्या ऑप्शन मिला था? दोनों इसके शुभंकर 2021 के लिए थे।
ग्वालियर घराने में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? देखिए घराने से रिलेटेड डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये ऑप्शन नहीं मिले हैं इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें पता नहीं चल पाए। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था या कुछ और था ये भी पता नहीं चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कमाईचा किस समुदाय द्वारा बजाए जाने वाला एक वाद्य यंत्र है? तो मांगनियार समुदाय है जिसके द्वारा कमाईचा जो वाद्य यंत्र है ये बजाया जाता है और ये राजस्थान में पाया जाने वाला एक समुदाय वाद्य यंत्र है। पश्चिम राजस्थान के मांगनिया समुदाय द्वारा मुख्य रूप से उनके गायन के साथ एक लोकप्रिय संगत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन बनाया गाइस आपका कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के मध्य में लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया आपका कि बटोद जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? गाइस बटोद जैन मंदिर ऐसा करके कुछ आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, या फिर आपको अगर पता है इसका राइट आंसर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जिन लोगों को पता नहीं चला है उनको पता वहां से कमेंट पढ़ लेंगे तो उनको पता चल जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा गाइस अब हम बात करते हैं, देखिए जीके के हमें 16 क्वेश्चन यहाँ पर मिले थे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के। अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इसकी संयोजकता 2 नहीं है। अब इनमें से ऑप्शन मिले थे मैग्नीशियम, आयरन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखिए मैग्नीशियम जो होता है इसकी संयोजकता 2 होती है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है ये 2 होती है और आयरन की भी 2 होती है। मैग्नीशियम, आयरन और ऑक्सीजन इनकी सभी की 2 संयोजकता होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। आपका सही जवाब रहेगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया प्रोटीन किससे बनता है? 20 एमिनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन बनता है। ये आपका ऑप्शन में था, ये आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया जल का सूत्र क्या होता है? H2O, आप सभी को पता है। इसके अलावा विटामिन से क्वेश्चन आया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का इसके ऊपर हम वीडियो दे चुके हैं, उसको आप जरूर से जाके चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट है एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण आपको बताना है। घास, गेहूं, मक्का ये सभी जो है एक बीजपत्री पौधे हैं। एक बीजपत्री या मोनोकॉट सपुष्पक पौधे का एक समूह है जिनके बीजों में एक ही बीजपत्र कॉटिलिडन होता है जिसको एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। घास, गेहूं, मक्का ये सभी एक बीजपत्री पौधा इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कॉपर ऑक्साइड को कि किसके द्वारा इसको अलग किया जाता है? कॉपर ऑक्साइड को किसके द्वारा अलग किया जाता है? नेक्स्ट है लेंस से एक क्वेश्चन आप बना है आपका। एक क्वेश्चन आपसे बना है कि कौन सा धागा स्टील से मजबूत होता है? तो नॉयलॉन होता है। नॉयलॉन ये आपका स्टील से मजबूत धागा होता है। सबसे लंबी गर्दन किस जीव की होती है? तो जिराफ होता है। और एक क्वेश्चन आपसे बना है कि केचुआ को कितने भागों में काटा जा सकता है? इस टाइप से क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए। जल प्रदूषण से एक प्रश्न आपका निकल कर आया था, जल प्रदूषण से रिलेटेड प्रदूषण आप एक बार देख लीजिएगा, लगातार क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। किससे सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन आपको मिला था और उसका आंसर था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है, इस तरह से कोई क्वेश्चन था आपका। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है जो कि हमारे अनेक खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन के वे घटक है जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है एक्सरे से कि एक्सरे में क्या नहीं दिखता है, इस टाइप से क्वेश्चन बना था। तो 29 जो क्वेश्चन थे हमें सेकंड शिफ्ट के मिले थे, वो भी हमने आपको बता दिए थे। अब पूरा आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आपका पैटर्न क्या जा रहा है, कहाँ आपका पैटर्न कितना क्या चेंज हुआ है। अगर हुआ है तो वो भी आपको हमने बता दिया कि क्वेश्चन जो आ रहा है बिल्कुल भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन जो आ रहे थे वही आ रहे हैं, बस आपको धीरे धीरे देखिए पहले आपके मेले पूछे जा रहे थे ज्यादा मात्रा में, मेले वगैरह इस टाइप से, अब राष्ट्रीय ध्यान वगैरह ये आने लगे हैं। तो देखिए पैटर्न पूरा वही है, आउट ऑफ सिलेबस आप इसको नहीं कह सकते, पूरा पैटर्न वही है जो पहले आ रहा था। बस थोड़ी सी चीजें डीपली हुई है और रिलेटेड चीजें आप पूछी जाने लगी है। क्लियर है? उस पर आप ध्यान दीजिएगा एनालिसिस पर। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हम हमारे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।